This conference will now be recorded. आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, इसको साथ पढ़ना भी आया आपने। शहाबनामा स्टोर इज engaged in selling medical supply. SS usually sells at cost plus 40%. उसने हमें CPS बता दिया cost plus 40% and uses perpetual inventory method. Accountant of SS is confused in dealing with the following matters related to January 2020. वो कहता है कि ये आपको 3 ट्रांजैक्शन बताई हुई है। 8 नंबर का ये सवाल है। उसने कहा है नरेशन आपने नहीं लिखनी, नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, तो अब लिखनी भी नहीं है। ओके होगी बात। और साथ 3 ट्रांजैक्शन उसने हमें बता दी और इन 3 ट्रांजैक्शन को ही हमने डील करना है। सबसे अच्छी पहली ट्रांजैक्शन है बस, सबसे अच्छी। बाकी 2 ट्रांजैक्शन तो बच्चों वाली हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन को ही हम देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑन 2 जनवरी जी, 2 जनवरी वाले दिन हुआ क्या? कहते हैं कि a supplier voluntarily recalled one of its product due to quality issue. एक दफा 1 मिनट वेट करिएगा, मैं कॉल ले लूं, फिर मैं आगे चलता हूं। जी मेरे भाई, आज आप जरा गौर से अंग्रेजी पढ़ते हैं। जिसने पढ़ लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ लगी वो मुझसे पूछ ले। एक तो है ये परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड, जर्नल एंट्रीज अपने दिमाग में रख लें या सामने रख लें। 2 जनवरी को हमारा एक सप्लायर मतलब जो हमें चीजें बेचता है, वो कहता है कि वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट ड्यू टू क्वालिटी इशू, उसका क्वालिटी का मसला आया तो उसने कहा जी ये चीजें वापस कर दो।
ठीक होगी बात। ये सप्लायर ने कहा जिससे चीजें हमने खरीदी। SS मतलब कि हम, शहाबनामा स्टोर, refunded 630 and issued credit note 280,000 for product returned by customers during the month। अब पहले तो क्रेडिट नोट के बारे में सुने, इसके बारे में हमने बात की थी या नहीं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट? हाँ जी, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बात नहीं की हुई, चलो कर लेते हैं, आ जाओ जरा कर लेते हैं बात। क्रेडिट नोट किसे कहते हैं? अब जरा ये बातें सुने, ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा ध्यान से सुनने वाला है, टैक्स में भी बड़ा काम आता है। टैक्स में कई दफा इसकी डेफिनेशन आ जाती है। क्रेडिट नोट का लफ्जी मतलब ये है कि अक्सर किसी को कहे ना, अकाउंटिंग वाले बंदे को, कि क्रेडिट नोट की बात है तो वो कहेगा सेल्स रिटर्न है। क्या कहेगा? सेल्स रिटर्न है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्रेडिट नोट का मतलब है किसी को इन्फॉर्म करना कि हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्म करना। अब होता ये है, जरा गौर से बात करें, क्रेडिट नोट अगर आप इशू करोगे और आप क्रेडिट नोट या तो रिसीव करोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे, या क्रेडिट नोट रिसीव करोगे। अगर क्रेडिट नोट इशू करोगे तो हम किसी को क्रेडिट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हम किसी को क्रेडिट कर रहे हैं। अगर क्रेडिट नोट रिसीव करें तो हमें कोई क्रेडिट कर रहा है। अब मुझे सेल्स रिटर्न की एंट्री बताएं, क्रेडिट वाली सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न की एंट्री ये होती है, सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट और मिस्टर ए क्रेडिट, जो हमें, जिसकी चीजें हमने वापस, यानी जिसने चीजें वापस की। अब देखो, हम मिस्टर ए को क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब है हम मिस्टर ए को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने इन रिटर्न्स के बदले आपको क्रेडिट कर दिया। जब हम किसी को क्रेडिट करते हैं तो हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे होते हैं, किसी को क्रेडिट नोट देकर बता रहे होते हैं कि हमने आपको क्रेडिट किया। और अगर क्रेडिट नोट रिसीव करोगे, इसका मतलब है हमें कोई क्रेडिट कर रहा है, तो हमारे लिए वो परचेज रिटर्न होंगी। अगर क्रेडिट नोट रिसीव किया जाए तो हमें कोई क्रेडिट कर रहा होता है, हम उसको डेबिट कर रहे होते हैं, और वो होता है परचेज रिटर्न। अब मैं आपको बिल्कुल सादा सी बात बताने लगा हूं। अगर वो कहे कि क्रेडिट नोट इशू किया है तो सेल्स रिटर्न होगा। अगर वो कहे कि क्रेडिट नोट इशू किया, ये अपने अल्फाज में लिख लें जरा काइंडली। अगर क्रेडिट नोट इशू किया है तो हम ये समझेंगे कि ये सेल्स रिटर्न हुई है, मतलब हमने किसी को क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा भी क्रेडिट हो सकता है, टैक्स के अंदर तो बहुत सारी रीजंस होती हैं क्रेडिट होने के लिए। और अगर क्रेडिट नोट किसी जगह लिखा है कि हमने रिसीव किया है, तो तब किसका जिक्र हो रहा होगा? परचेज रिटर्न का। आखिरी बात करने लगा हूं क्रेडिट नोट की, आखिरी बात। अगर साइलेंट हो, क्रेडिट नोट ना ये बताया हो कि इशू हुआ है, ना ये बताया हो कि रिसीव किया है, साइलेंट होगा, तो हम समझेंगे इशू किया। बात समझ लगी? क्रेडिट नोट की सारी बातें दोबारा सुन लें, और एक बात याद रखें, क्रेडिट नोट जब इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट जब इशू किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको पैसे नहीं दे रहे,
कैश रिफंड नहीं कर रहे, बल्कि क्रेडिट नोट दे रहे हैं, बाद में उसको पैसे भी देंगे। सेल्स रिटर्न उसने कर दी ना आप। तो जनाब 3 बातें मैंने की क्रेडिट नोट की। नॉर्मली लोग इसको सेल्स रिटर्न कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको रिसीव करें तो सेल रिटर्न होगा, साइलेंट हो तो भी सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे, लेकिन अगर रिसीव करेंगे तो तब ये परचेज रिटर्न होगा। अब अगली बात मैं करने लगा हूं डेबिट नोट की। बिल्कुल सेम चीज, डेबिट नोट इशू करेंगे, साइलेंट होगा या रिसीव करेंगे। अगर हम इशू कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम किसी को डेबिट कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को, और अकाउंटिंग के अंदर 99% ये सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को ही डील करता है। लेकिन टैक्स के अंदर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर किसी को भी डेबिट करना हो तो डेबिट नोट इशू किया जाता है, किसी को भी क्रेडिट करना हो तो क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, किसी और वजह से भी। तो इसमें भी बात वही है, लेकिन नॉर्मली सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का केस कवर होता है। तो डेबिट नोट अगर इशू हो तो इसका मतलब है हम किसी को डेबिट कर रहे हैं। मिस्टर पी अकाउंट पेबल टू परचेज रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेबिट नोट इशू करोगे तो परचेज रिटर्न का जिक्र होगा, और अगर साइलेंट होगा तो भी समझा जाएगा इशू किया है, मतलब परचेज रिटर्न होगा। और अगर डेबिट नोट रिसीव किया है, मतलब हमें कोई डेबिट कर रहा है, तो हम एंट्री पास करेंगे मिस्टर के सेल्स रिटर्न टू मिस्टर, कोई भी लगा लेते हैं के अकाउंट रिसीवेबल। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात क्लियर हो गई? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात क्लियर हो गई या अभी भी कोई इशू है? ओके जी, दोबारा अगर किसी ने कोई बात सीखनी है तो बिल्कुल वो सीख सकता है। सबसे मेन ये है कि अगर आप इशू करने को समझ लेंगे तो रिसीव करना उसके उलट होगा। मेन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने की बात होती है। अब दोबारा वापस हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें जी, क्वेश्चन है हमारा ऑन जनवरी 2020, 2 जनवरी 2020, a supplier voluntarily recalled one of its product due to quality issues. SS refunded rupees 630,000 and issued credit note of rupees 280,000 for returned by customers. कस्टमर जो चीजें वापस करता है वो सेल्स रिटर्न होता है। अब जरा मैं आपको इस स्टोरी समझाने लगा। एक हमने चीजें खरीदी थी किसी से, उसने कहा जनाब फलां चीज सही नहीं है, आप हमें ये चीजें वापस कर दें। किसी को शायद याद हो कि ना याद हो, एक दफा सैमसंग मोबाइल का ये जो नोट आया था S5 या S4 या कोई था एक सीरीज, उसने सारी चीजें वो वापस मंगवा उसमें कोई बैटरी का प्रॉब्लम था तो उन्होंने वो चीजें वापस मंगवा ली थी। सुहेब कह रहा है कि नोट 7 था, पॉसिबल है नोट 7 हो। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अब जिस हमने सपोज दैट सैमसंग खरीद लिया था, हम सप्लायर थे, आगे फर्दर हमने बेच दिया। अब जब उन्होंने हमें कहा कि चीजें ये चीज डिफेक्टिव थी वापस करो, तो फिर हमने अपने कस्टमर से कहा भी चीज वापस करो। यानी हमें सप्लायर ने कहा, फिर हमने अपने कस्टमर को कहा, वो कस्टमर वाली चीज हम वापस अपने सप्लायर को भेज देंगे। तो मेरे भाई ये जो सेकंड एंट्री है ना,
इसके अंदर कस्टमर से जब चीज हमारे पास आएगी सेल्स रिटर्न होगा, जब हम अपने सप्लायर को वापस करेंगे तब ये परचेज रिटर्न होगा। जब हमारा कस्टमर हमें वापस करेगा तो सेल्स रिटर्न, जब हम अपने सप्लायर को वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न। तो इस सेकंड एंट्री के अंदर दोनों रिटर्न्स हैं। अब जरा गौर से देखना कि एस एस रिफंडेड 630, हमने अपने कस्टमर को 630,000 कैश दे दिया और 2,80,000 का क्रेडिट नोट दे दिया। मतलब ये नोट संभाले, हम आपको इसके बाद में पैसे देंगे। फॉर प्रोडक्ट रिटर्न बैक कस्टमर, राइट। तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे जो परपेचुअल सिस्टम में पास होती है। फिर आगे देखें, SS returned all the recalled product to the supplier। कहता है वो चीजें जो कस्टमर ने हमें वापस की, हमने 30 जनवरी को अपने सप्लायर को चीजें वापस कर दी फॉर कैश, और उससे कैश ले लिया सारे का सारा। बात समझ लगी? तो पहले तो हम सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाते हैं, पहले हम सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाते हैं और ये 30 जनवरी को एंट्रीज हुई है। 2 जनवरी को तो सप्लायर ने ऐलान किया था, ये 2 जनवरी की एंट्रीज नहीं है, एंट्रीज ये 30 जनवरी की है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। डेट, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट और रुपीस। जी जनाब, 30 जनवरी को 30 जनवरी को आपने एंट्री पास की। 30 जनवरी 2020 की बात हो रही है। सबसे पहले हम सेल्स रिटर्न की 2 एंट्रीज पास होती हैं। सेल्स रिटर्न की 2 एंट्रीज पास होती हैं। पहली बात तो यह है कि सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा टोटल अमाउंट से, 6,30,000 से भी और 2,80,000 से भी। 6,30,000 से भी और 2,80,000 से भी, 9,10,000 टोटल, जिसमें हमने कैश दे दिया 6,30,000, जिसमें हमने कैश दे दिया 6,30,000 और अकाउंट रिसीवेबल बाकी जिस तरह का क्रेडिट नोट इशू किया 2,80,000। लो मेरे भाई, सेल्स रिटर्न की 2 एंट्रीज पास होती हैं। एक एंट्री पास होती है सेल्स की अमाउंट से और एक और एंट्री पास होती है, अमन ने कहा है कि सर रिफंड, ये रिफंड का केस आया है ना अमन बेटा, कि ये रिफंड का केस आया है ना, ये जो कैश वापस कर दिया है ये कैश रिफंड ही तो है, कैश हमारा क्रेडिट ही तो हो रहा है 6,30,000 से, और बाकी पैसे नहीं दिए, क्रेडिट नोट दे दिया तो उसके लिए हमने उधार लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल। ये 2 जनवरी की एंट्री नहीं है अहमद। 2 जनवरी को तो उसने अनाउंस किया था कि भाई जिस जिस की चीजें खराब है वो वापस कर दो। अब दूसरी एंट्री पास होगी इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। क्या 9,10,000 से एंट्री पास होगी या इसकी कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी? जब भी कॉस्ट ऑफ सेल से एंट्री पास होती है हम कॉस्ट फाइंड करते हैं। कॉस्ट या गिवन होती है या फिर वो क्वेश्चन के अंदर ही बता देता है कि ऊपर अगर आप देखें वो कहता है यूजुअली पहली लाइन के एंड पे कॉस्ट प्लस 40%। सीपीएस बनाए जरा, सीपीएस उसने बताया हुआ है कॉस्ट प्लस, तो कॉस्ट 100, 40 इज इक्वल टू 140, तो 9 10,000
डिवाइडेड बाय, ये सेल है तो 140 पे डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लो मेरे भाई, मुझे 6,50,000 इसकी कॉस्ट आ गई। 6,50,000 इसकी कॉस्ट आ गई। डन होगी बात? चलें आगे चलते हैं फिर। तो वैल्यू लिख दें 6,50,000, खत्म होगी बात। तो जनाब ये एंट्री 3 नंबर की पेपर में थी, टोटल 8 नंबर की एंट्रीज हैं। तो ये एंट्री हमारे पास अभी एंट्री खत्म नहीं हुई, अभी हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री पास की है। अब इसके साथ परचेज रिटर्न की भी एंट्री पास होगी। अच्छा, परचेज रिटर्न 9,10,000 से पास होनी है या 6,50,000 से होनी है? परचेज रिटर्न, भाई चीजें हमने खरीदी थी ये 6,50,000 की, इसी डेट को हमने कैश के बदले चीजें वापस की तो हमें कैश वापस मिल गया। हम कैश डेबिट करेंगे 6,50,000 से और इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे 6,50,000। लो जनाब, ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन की एंट्रीज पास हो गई। ठीक होगी बात? ये सबसे ज्यादा भला क्या प्रॉब्लम था इसमें, सच्ची बताएं? ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कम और अंग्रेजी ज्यादा है। दोबारा तलहा ने कहा है, तलहा भाई आप 10 दफा कहोगे, हम 10 दफा रिपीट करेंगे, लेकिन बात समझने की कोशिश जरूर करनी है। 2 जनवरी को हमारे सप्लायर ने अनाउंस किया कि जनाब जो चीजें मैंने आपको बेची हैं वो खराब थी, वापस कर दो। यही बात फिर हमने अपने कस्टमर को भी कह दी। कस्टमर ने हमें चीजें वापस कर दी 9,10,000 की। कैसे पता चला? 6,30,000, 6,30,000 की पैसे वापस किए हमने और 2,80,000 का क्रेडिट नोट दिया, तो टोटल बन गया 9,10,000। टोटल कितने पैसे बन गए? 9,10,000। 9,10,000 की टोटल सेल्स रिटर्न हुई, जिसमें से जितना कैश वापस किया उतना कैश क्रेडिट कर दिया, जितने का नोट इशू किया उतने से रिसीवेबल क्रेडिट। फिर सेम यही चीजें हमने अपने सप्लायर को वापस कर दी। जब कस्टमर ने वापस की तो सेल्स रिटर्न, जब हमने वो चीजें अपने सप्लायर को वापस की तो परचेज रिटर्न। तो एक ही चीज के अंदर दोनों एंट्रीज थी। अब आ जाओ सेकंड एंट्री पे। On 7th January 2020, SS signed an agreement with Town Hospitals for supply of its product against TH requisitions. It was agreed that SS will give 15% discount to TH. वो कहता है ये एग्रीमेंट हुआ कि शहाब ने 15% डिस्काउंट देना है टाउन हॉस्पिटल को। आगे वो कहता है द बिल विल बी रेज्ड ऑन मंथली बेसिस। वो कहता है जी मंथली बेसिस के ऊपर बिल बनेगा एंड विल बी पेड बाय टीएच विद इन 10 डेज, और अगले 10 दिन के अंदर वो पे करेगा। जिस दिन बिल रेज होगा इसका मतलब है उस दिन हम उसे चीजें देंगे, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर वो चीजें, वो पैसे पे करेगा। द बिल रेज्ड ऑन 31st January 2020 5.95 मिलियन, 5.95 मिलियन का बिल रेज हुआ। 5.95 मिलियन का बिल आपने रेज किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिस्काउंट 15% हमने देना है ना, ये जितने का बिल रेज करते हैं इसका मतलब है इतने की पूरी अमाउंट एक दफा बिल के ऊपर लिखी जाती है, और जितनी अमाउंट बिल पे लिखी जाती है वो पे होती है।
अगर उसमें से 15% माइनस है तो माइनस हो चुका होगा, और ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री पास ही नहीं करते। बिल के ऊपर लिखा ही 595 मिलियन है, तो हम पूरी 595 मिलियन से एंट्री पास करेंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट होता है सेल और परचेज वाले दिन, और वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। और कैश डिस्काउंट जब पेमेंट करेंगे, और पेमेंट का तो अभी जिक्र ही नहीं हुआ, वो तो 10 दिन के अंदर पेमेंट होनी है। तो ये जितनी बिल के ऊपर अमाउंट लिखी है पूरे की एंट्री पास करनी है। और ये एंट्री किसकी पास हो रही है? सेल्स की। 31 जनवरी को सेल्स की एंट्री पास होनी है, और सेल की परपेचुअल सिस्टम में 2 एंट्रीज पास होती हैं। पहली एंट्री अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, क्योंकि पैसे तो 10 दिन के अंदर मिलने हैं ना, अभी नहीं मिले। ट्रेड रिसीवेबल लिख लो, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स 595 मिलियन। डन होगी बात। और फिर एंट्री पास होनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री। इसके ऊपर सीपीएस लगा देते हैं। सीपीएस हमने बनाया हुआ है 5950000 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 100। मुझे इसकी सेल्स बता दे कितनी आ गई, सॉरी कॉस्ट। जी जनाब, अब यहां पर पता चला कि इसकी कॉस्ट कितनी है। अब जरा गौर फरमाएं, 15% जो उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो जब भी आपको पता है डिस्काउंट का जिक्र आता है तो हम सीपीएस अपना डिस्काउंटेड बनाते हैं या यही बनाते हैं? ये तो नॉर्मल सीपीएस है, ये हमारा नॉर्मल सीपीएस है। और जब डिस्काउंट का जिक्र होगा तो हमारा सीपीएस डिस्काउंटेड बनेगा। ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है। तो आ जाओ जरा, डिस्काउंटेड सीपीएस कौन बनवाता है? नॉर्मल सीपीएस, ये है नॉर्मल। नॉर्मल की मैं बात करूं तो 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 140। डिस्काउंटेड, वैसे डिस्काउंटेड सीपीएस डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन मैं आपको डिस्काउंटेड ही समझाऊंगा सीपीएस के केस में, ताकि ये चीज ज्यादा आसान है। डिस्काउंटेड सीपीएस में कॉस्ट चेंज होती है या सेल चेंज होती है? सारे बंदे बताएं। सिर्फ 2 लोगों का ठेका नहीं है, सिर्फ 2 लोगों ने पास नहीं होना। अरहम बताएगा, अरहम सलीम बताएगा। सेल चेंज हो जाती है। तो जनाब लो जरा इसका 15%। ये मेरे पास कॉस्ट 100 ही रहेगी। 140 का 15% लो, कितना आ रहा है? 140 का 15% लिया, कितना आ गया? 21। तो जनाब इसमें से 21 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगी सेल? 119। लो मेरे भाई, ये जो आपका 5950000 है, ये 140 नहीं बल्कि 119 है। हमने इसको 119 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 119 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 500,000। तो एग्जामिनर कहता है कि ये चीज बच्चों ने गलत कर दी थी कि डिस्काउंट का फैक्टर उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। तो 500,000, क्योंकि जो हमने चीजें खरीदी थी उस पर तो डिस्काउंट का जिक्र नहीं है ना। लो जनाब, ये थी हमारी दूसरी एंट्री। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एंट्री के ऊपर और लास्ट एंट्री के ऊपर। As a result of month end stock count, it was found that product costing, उसकी कॉस्ट बताई हुई है 3,80,000 वर डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग
एंड नीड्स टू बी स्क्रैप्ड एट नील वैल्यू। 3,80,000 से हमारा स्टॉक हो गया डैमेज और उसकी जरूरत है कि हम उसको खत्म कर दे, राइट ऑफ कर दे और नील वैल्यू पे। मतलब ये एबनॉर्मल लॉस है। क्या है ये? हमारा एबनॉर्मल लॉस टाइप चीज है, क्योंकि हमने उसको खत्म करना है। और दूसरा उसने कहा है कि 7,30,000 हैज बीन एक्सपायर्ड एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय सप्लायर विद आइडेंटिकल अनएक्सपायर्ड प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बारे में सुन ले काइंडली। एक ना जब चीजें बेची जाती हैं या खरीदी जाती हैं ना, तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और वो चीजें एक्सपायर हो जाएं तो हम अपने सप्लायर को चीजें वापस करके दोबारा नई चीजें ले लेते हैं। जब ऐसा काम हो ना, एक्सपायरी चीजें वापस करके नई चीजें ले लें, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि जब वो चीजें खरीदी थी तब हमने उसकी एंट्री पास कर दी थी, अब तो जस्ट उसको रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, अगर अब कभी ऐसा आ जाए कि चीजें 5 रुपए की चीजें वापस की और 8 रुपए की नई ली, 3 ज्यादा और 5 रुपए की अनएक्सपायर्ड चीजें वापस की, तो 8 रुपए की एंट्री फिर पास नहीं होगी, सिर्फ 3 रुपए की होगी, क्योंकि 5 रुपए की तो चीजें रिप्लेस हुई हैं। तो जब चीजें रिप्लेस हो एक्सपायरी डेट की वजह से, तो तब उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। सेट ऑफ नहीं करते जवेरिया बेटा, ये सेट ऑफ का मसला नहीं है। ये चीजें एक्सपायरी डेट गुजरती है ना, अक्सर ब्रेड वगैरह के ऊपर लिखी होती है, तो वो नई चीजें बंदा ले लेता है। हाँ, अगर चीजें वापस ही ना मिले ना, एक्सपायरी चीजें वापस कर दी लेकिन नई चीजें नहीं ली, फिर ये परचेज रिटर्न होगा। एक्सपायरी चीजें अगर हम वापस कर देंगे और नई चीजें नहीं लेंगे तो परचेज रिटर्न, और अगर उसकी जगह नई चीजें आ जाएंगी तो फिर कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन होनी सेम अमाउंट से चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा वाली परचेज कहलाएगी हमारी। तो अब लॉसेस की एंट्री पास कर दो। 31 जनवरी को हुई, आखिरी डेट को ही होती है, स्टॉक एंड है हमारा, तो इसकी एंट्री हमेशा क्या होती है, किस में ऐड करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। किस में ऐड करते हैं? हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। 3,80,000 खत्म होगी बात जनाब। और ये 3 डेट्स की एंट्रीज थी, और आई कैप कहता है कि जनाब जी सर ये कॉस्ट ऑफ सेल की जगह एब्नॉर्मल लॉस कब डेबिट होता है? कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि अगर इन्वेंट्री परपेचुअल सिस्टम है ना, तो जो कुछ हम कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दो, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक हो गया? लो जनाब, तो ये था हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, राइट। और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को एडमिन डिस्टर्ब कर रहा है, आप तनवीर साहब से बात करें ताकि उनको एडमिन डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? कुछ लोगों को एडमिन डिस्टर्ब कर रहा है, तो तनवीर साहब से बात करें ताकि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। जी सकलैन भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सकलैन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? तो सर जी फीस वगैरह भी पे है और ये तंग किए जा रहे हैं फजूल में। आप ऐसा करो ना, तनवीर साहब का नंबर है ना, उनको कॉल करो, उनको और कहो सर कि जी लॉ की एडमिन। क्लास में, लॉ की क्लास की रजिस्ट्रेशन इन्होंने मुझे कल सेंड की है, हालांकि मैं 4-5 दिन क्लासेस नहीं ले सका। सकलैन भाई आप ऐसा करो, वैसे भी आप ना छुट्टियां करते हो ना, इतने अपडेट ही रहते हो, आप फौरन नहीं सर तनवीर जी साहब को कॉल रिकॉर्डेड करो। लेक्चर लेता रहता हूँ मैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अब माह रमजान है, वरना मैंने आपको पता नहीं क्या सुनाना था। वो भाई रिकॉर्डिंग के मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, बहुत सख्त अच्छा खिलाफ हूँ। तो जो बंदा रिकॉर्डिंग लेता है उसके भी मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। फिर मेरा वहाड़ी चक्कर नहीं लग रहा, वरना आपकी करतूतें बता कर आऊंगा। नहीं नहीं मेहरबानी।
चलें जी, नेक्स्ट आए, क्वेश्चन नंबर 4 था, नहीं, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो हमें स्टॉक लेजर कार्ड भी बनाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि उसने कहा है पहले प्रिपेयर इन्वेंट्री लेजर कार्ड फॉर प्रोडक्ट बीटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020, 8 नंबर का ये, और 7 नंबर का प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, 15 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, राइट? अब जिसने इसका कार्ड बनाया है, जिसने इसका कार्ड बनाया है, अच्छा मुझे ये बताएं कितने लोगों ने इन्वेंट्री कार्ड बनाया है या बगैर इन्वेंट्री कार्ड के किया है? बिल्कुल बनाया, गुड हो गया, क्योंकि ये इन्वेंट्री कार्ड के बगैर पहला पार्ट है इन्वेंट्री कार्ड बनाना, और उसके बाद ये क्वेश्चन होता है। चलें जी, लिखा हुआ है केटी deals various consumer product. KT follow perpetual inventory system and use FIFO method for measure of costs. Following information for the month to this. अब इसमें उसने ये भी ऊपर लिख दिया कि अगर आप गौर फरमाएं तो परपेचुअल इन्वेंट्री है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की ही एंट्रीज 99% पेपर में आती है, 1% चांसेस होते हैं दूसरी एंट्रीज के। डन? चलें जी, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा ये ओपनिंग इन्वेंट्री ये नीचे ही एडजस्ट हो गई है, ये काइंडली इसको, हाँ जी बिल्कुल अरीबा, ये मिस प्रिंट है, ये 2800 यूनिट है, लिख लो ओपनिंग, ये नीचे प्रिंट हो गई है, 2800 यूनिट है, 50 रुपए के हिसाब से ओपनिंग इन्वेंट्री के। मैं यहां से देखता हूं कि क्वेश्चन पेपर से टोटल वो कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री 2800 यूनिट और टोटल 140,000 अमाउंट गिवन है ना? सर आप ये सोल्यूशन से देख लें, वहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है ये सारा। 50 रेट और वो कह रहा है ओपनिंग स्टॉक। अच्छा ये मिस प्रिंट है, इसके ऊपर निशान भी लगा लो। अच्छा मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करता हूं कि एडमिन भाई नाम और रोल नंबर भी उन्हें कहते हो तो साथ साथ उन्हें उनका तनवीर साहब से नंबर भी लेकर उनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर लिया करो, ठीक है? ताकि उन्हें कोई इशू ना हो, जितना उन्हें कन्वीनियंट कर सको आप उन्हें डायरेक्ट बता दो। हाँ जिसकी अगर फी का इशू है आप नो डाउट उनको रोकें, जरूर रोकें, लेकिन जिसकी फीस का इशू नहीं है काइंडली उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये आमना की फीस का अगर इशू नहीं है तो उनसे बात करें, यहाँ उसका मैसेज आ रहा है कि उसने फीस पे की हुई है। चलें जी, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स अगर आप, अच्छा आप ऐसा करो कि मैसेज के अंदर लिखो ग्रुप के अंदर लड़कियां भी और लड़के भी कि जिसको क्विट किया जा रहा है वो अपना रोल नंबर भी साथ लिखें काइंडली। चलें जी,
ओपनिंग इन्वेंट्री बिल्कुल मिस प्रिंट है यहाँ पे। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री में स्टॉक पड़ा है आपके पास 2800 यूनिट पड़े हैं 50 रुपए के हिसाब से, और 1200 यूनिट पड़े हैं 52 के हिसाब से। ये ओपनिंग स्टॉक की इन्वेंट्री आपकी पड़ी है जो कि मिस प्रिंट थी, ठीक है, जो कि मिस प्रिंट थी। सर जी सर आपने ये इन्वेंटरी के 2 दफा नोट्स लिखे थे, एक शुरू में और एक अभी जो आपने चैप्टर 11 के नाम से लिखे, तो इन दोनों में क्या फर्क है? क्या 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 कहा है आपने? सर मैं कह रहा हूँ कि आपने इन्वेंटरी के 2 दफा आपने नोट्स भेजे थे, एक शुरू में भेजे थे और एक अभी कुछ दिन पहले ये जो चैप्टर 11 ये के नाम से आपने सेंड किया। ये ना वो पुरानी असाइनमेंट थी, जो नए भेजे थे इसके अंदर पास पेपर थे। जो नए भेजे थे उसके अंदर पास पेपर भी हैं, पिछले में पास पेपर कम थे, और जो नई भेजी है उसमें पूरे हैं पास पेपर, ठीक है। ओके होगी बात। चले जी, उसके बाद वो कहता है कि 3rd जनवरी को हमने 3000 यूनिट परचेज किए ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ 60 पर यूनिट एट द ट्रेड डिस्काउंट 5%। अच्छा सकलैन भाई वापस आए। सकलैन भाई और मुनीब भाई आप अपना रोल नंबर भी साथ लिखो, एडमिन का बार बार मुझे भी यही मैसेज आ रहा है कि अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर लिखो, कि हो सकता है कोई गलत बंदा आपकी जगह पे ना आ रहा हो। इसलिए जो आपका रोल नंबर है वो अपना रोल नंबर भी साथ लिखा करो, जो बंदा भी क्लास में है। सारा टाइम जाया हो गया यार। चले जी आगे चलते हैं। सोल्ड, ये सीधा सीधा सेल और परचेज की एंट्रीज हैं, इसमें मेरे ख्याल में आपको इशू नहीं आया होगा क्वेश्चन नंबर 3 में और 9 में। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई एंट्री में इशू है तो मुझे बता दें, वो एंट्री में डिस्कस कर देता हूँ। अगर किसी एंट्री में इशू है तो वो मुझे बता दें, कोई इशू नहीं है। और अब आप ये क्वेश्चन नंबर 9 भी करें, ये दोनों क्वेश्चन करें, और मैं आपको लेजर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। हाँ रैना भी, मैं ये क्वेश्चन ठीक करवाता हूँ, बिल्कुल सही बात होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में तो कोई इशू नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 में ओके। और मैं दोबारा बार बार एक बात कह रहा हूं, जो बंदा अभी इस जिद पर है कि उसने काम नहीं करना, तो रिजल्ट बहुत खराब आया है इस दफा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का और इकोनॉमिक्स का आई कैप में 26 और 29%, सबसे कम रिजल्ट इन दोनों सब्जेक्ट्स का था। तो वो बात याद रख लें कि पढ़ने वाला कोई फेल नहीं हुआ, जो एंड पे आके सीरियस होता है ना, फेल वही हुआ है। एंड पे सीरियस नहीं होना, पहले ही सीरियस रहो, स्टार्टिंग से ही सीरियस रहो, ठीक है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। आज मैंने आपको ना लेजर्स सिखाता हूं कि इसके लेजर्स कैसे बनते हैं। सिर्फ अभी तक लेजर्स का पेपर में क्वेश्चन आज तक नहीं आया, ठीक है। आज तक पेपर में लेजर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हो सकता है आई कैप का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए लेजर्स पढ़ना जरूरी है। आज लेजर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल स्टॉक टेकिंग पढ़ेंगे, कल फ्राइडे है, कल स्टॉक टेकिंग पढ़ेंगे, फिर इसकी क्लोजिंग एंट्रीज भी हैं। बस इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं, आप सबको अलग अलग मैं लिखवाऊंगा लास्ट लेक्चर में कि आपने हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग रख के उसका कॉन्सेप्ट रखना है अपने ज़हन में, और पेपर में जैसे भी आ जाए, इकट्ठे कॉन्सेप्ट मिल के आ जाए या अलग अलग आ जाए, फिर मसला नहीं आएगा। आगे चलते हैं, पहले परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड को देख लें। परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर एक तो होता है ना इन्वेंट्री कार्ड, वो और चीज है।
एक है इन्वेंट्री अकाउंट। वो कहेगा इन्वेंट्री अकाउंट बनाओ, इसका मतलब है इन्वेंट्री अकाउंट मतलब इन्वेंट्री का लेजर। एक होता है लेजर कार्ड, वो और चीज है। एक होता है इन्वेंट्री अकाउंट, ये और चीज है। इन्वेंट्री अकाउंट मतलब टी अकाउंट बनाना है, और एक होता है इन्वेंट्री लेजर कार्ड, वो वही फॉर्मेट है परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड का। तो जनाब इसमें क्या आता है? डेट, ओपनिंग क्लोजिंग डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। डन होगी बात? सबसे पहले जो डेट ओपनिंग होगी 1/1 जो भी होगा 21, जो ब्रॉड ऑन होगा वो यहां पर लिख लेंगे। अब पूरे क्वेश्चन के अंदर जहां जहां पर इन्वेंट्री डेबिट हो रहा होगा हम डेबिट करते जाएंगे, जहां जहां पर क्रेडिट हो रहा होगा वहां क्रेडिट करते जाएंगे। परपेचुअल इन्वेंट्री में मेन बनता ही इन्वेंट्री का अकाउंट है। जहां इन्वेंट्री डेबिट हो रहा होगा, जैसे टी अकाउंट बनाते हैं यार लेजर। अब इन्वेंट्री डेबिट कैसे होता है? अगर आप गौर फरमाएं, इन्वेंट्री डेबिट कैसे होता है? अगर हम परचेज करें इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, ये इन्वेंट्री डेबिट हो गया कैश के नाम से। जब परचेज रिटर्न होता है इन्वेंट्री हमारा क्रेडिट हो रहा होता है। सेल जब होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से हमारा इन्वेंट्री क्रेडिट हो रहा होता है, और जब सेल रिटर्न हो तब कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से हमारा इन्वेंट्री डेबिट हो रहा है। ये मैं सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप अपनी इन्वेंट्री के अंदर जाएं, परपेचुअल इन्वेंट्री की जर्नल एंट्री के अंदर जाएं, जहां पर इन्वेंट्री डेबिट हो रहा है डेबिट अकाउंट, और जहां पर क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट। फिर इन्वेंट्री क्रेडिट किस नाम से होता है? ड्राइंग्स के नाम से, नॉर्मल लॉस के नाम से, और जहां पर हम कॉस्ट ऑफ सेल लिख देते होते हैं अब नॉर्मल लॉस के नाम से, एनआरवी एडजस्टमेंट के नाम से। ये हमारा इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिट होता है, और हम फिर एंड पे लिख देंगे इसका कैरी डाउन। तो जनाब ये हमारा इन्वेंट्री का लेजर बन जाएगा। और परपेचुअल सिस्टम के अंदर ये इन्वेंट्री लेजर कार्ड नहीं है, ये इन्वेंट्री लेजर कार्ड नहीं है बल्कि इन्वेंट्री अकाउंट है। तो हो सकता है कभी कभी वो लेजर कार्ड ना बनवाए बल्कि अकाउंट बनवा ले। तो हमने वही सारी जर्नल एंट्रीज जिससे इन्वेंट्री डेबिट होगा इन्वेंट्री के डेबिट साइड पर, जिससे इन्वेंट्री क्रेडिट होगा इन्वेंट्री की क्रेडिट साइड पे। तो बात समझ लगी ना? तो हम इसका कोई एक क्वेश्चन कर लेंगे, और कल मैं इंशाल्लाह आपको पीरियोडिक सिस्टम में भी सिखाऊंगा चीजें। ठीक है, कल पीरियोडिक सिस्टम और आज अभी ये। और पेपर में वो मोस्ट ये चीज पूछ लेता है, कैरी डाउन देकर कहता है जी मुझे कॉस्ट ऑफ सेल बता दे। तो सारी चीजें लिखकर जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाएगी। और FR 1 के अंदर पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर ये बार बार बनता है अकाउंट। तो कल इंशाल्लाह हम पीरियोडिक सिस्टम के लेजर थोड़े से सीखेंगे, वो अजीब से हैं और इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतने। और फिर कल इंशाल्लाह मैं आपको स्टॉक टेकिंग भी सिखाऊंगा। हाँ, अभी मैंने सिर्फ परपेचुअल का बताया है तस्वीरुल्लाह खान। कल इंशाल्लाह मैं पीरियोडिक के भी बताऊंगा, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बताऊंगा जरूर। और कल से फिर मैं स्टॉक टेकिंग भी सिखाऊंगा आपको। अभी आपने वही पिछले 3 क्वेश्चन देखने हैं और उन तीनों का इन्वेंट्री अकाउंट भी बनाना है। जर्नल एंट्रीज तो आपने पास कर ली है, जर्नल एंट्रीज तो पास कर ली है, उसके अब लेजर भी इन्वेंट्री का अकाउंट भी बना देना। ठीक होगी बात जनाब? तो कल इंशाल्लाह हम स्टॉक टेकिंग पढ़ेंगे। सर ओके।
सर हाँ जी